curious minds, welcome to Nerdy Niche, the place where learning is fun, fast, and a little bit nerdy. Make sure you hit the subscribe button and ring the bell icon क्योंकि हर लेक्चर में आपको मिलेंगे cool facts, practice worksheets and the things you didn't know you needed to know. So stay tuned. आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं some of the reactions of acids and bases. साथ ही साथ how we can prepare a acid and a base. ये सारी चीजें आज के लेक्चर में हम करेंगे डिस्कस. कल के लेक्चर में हमने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े थे जो कि किससे रिलेटेड थे, एसिड्स, बेसिस एंड देयर इंडिकेटर्स. चलिए इंडिकेटर्स से आज हम स्टार्ट करते हैं. व्हाट आर इंडिकेटर्स? इंडिकेटर्स हमने पढ़ा था कि इंडिकेटर्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि हमें इंडिकेट करते हैं वेदर एनी सब्सटेंस इज अ एसिड और अ बेस. ठीक है, वो एसिड है या बेस है ये बताने का काम कौन करता है? दैट इज हमारा इंडिकेटर. अब इंडिकेटर बहुत सारे टाइप के होते हैं, पर आप जो बेसिकली यूज करते हैं लैबोरेटरीज के अंदर या फिर आपके रियल लाइफ में, वो कुछ डिफरेंट, मतलब कुछ इक्का दुक्का होते हैं. ठीक है, वैसे तो बहुत सारे इंडिकेटर्स हम यूज करते हैं, पर जो हम लैबोरेटरीज में यूज करते हैं आज हम उनके बारे में बात करेंगे. लैबोरेटरी में सबसे कॉमनली यूज होने वाला है आपका लिटमस. कौन सा है? लिटमस. लिटमस के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं. लिटमस एक ऐसा इंडिकेटर है जो कि दो कलर्स देता है. ठीक है, रेड एंड ब्लू, दो कलर में पाया भी जाता है, रेड एंड ब्लू. अगर आप रेड लिटमस लेकर उसे बेस में डालेंगे तो बेसिक सॉल्यूशन जो है वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा. किस में कन्वर्ट होगा? ब्लू में. और अगर आप इसी सब्सटेंस को ब्लू लिटमस लेंगे और उसको एसिड में डालेंगे तो वो क्या होगा? रेड होगा. ठीक है, वही जो न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल सब्सटेंस पर्पल कलर देगा, क्योंकि रेड और ब्लू के बीच का ट्रांजिशन शेड क्या होता है? पर्पल होता है. तो आई गेस आपको ये चीज समझ में आई होगी कि न्यूट्रल सब्सटेंस हमेशा पर्पल कलर देगा. तो ये आपको सिग्निफाई करना जरूरी है. एज वी कैन सी हियर इन पिक्चर, आप पिक्चर में भी देख सकते हैं, ब्लू लिटमस इज टर्निंग रेड इन acidic medium and red litmus is turning blue in basic medium. सेकेंड आता है हमारा मिथाइल ऑरेंज. ठीक है, ये कैसा होता है? मिथाइल ऑरेंज इज येलो इन कलर. ठीक है, मतलब ऑरेंजिश शेड होता है, येलोइश शेड होता है. तो अगर कोई भी चीज न्यूट्रल है तो इट विल बी ऑरेंज. ठीक है, कैसी होगी? ऑरेंज होगी. पर अगर आप एसिडिक सोल्यूशन में से डालेंगे तो इट विल टर्न रेड. इट विल टर्न रेड. और बेसिक सोल्यूशन में डालेंगे तो इट विल टर्न येलो. ऑरेंज डाई होती है, मतलब डाई नहीं कहेंगे, ऑरेंज इंडिकेटर होता है. एसिडिक मीडियम में वो रेड टर्न हो जाता है और बेसिक मीडियम में वो येलो टर्न होता है. ठीक है, वहीं अगर हम बात करें फिनोफ्थलीन की, फिनोफ्थलीन एक कलरलेस लिक्विड होता है. ठीक है, ये सॉलिड एंड लिक्विड बोथ फॉर्म में मार्केट में अवेलेबल होता है केमिस्ट्स के पास में. ये आपको क्या मिलेगा? एसिडिक सोल्यूशन में इसमें ये कलरलेस रहेगा, यानी कलरलेस का कलरलेस रहेगा. बट जैसे ही ये बेसिक सोल्यूशन में आएगा, बेसिक सोल्यूशन में इट विल टर्न इनटू पिंक. जैसे यहाँ देखिए, एसिडिक सोल्यूशन में अगर फिनोफ्थलीन डाला तो इट इज वेरी ट्रांसपेरेंट. बट अगर अल्कली यानी कि बेसिक सोल्यूशन में इसको आपने यूज किया है तो देखिए ये बेबी पिंक कलर दिख रहा है. कितना सुंदर कलर है ना? केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट कलर्स. आप यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कलर देखेंगे, ये ब्यूटी ऑफ केमिस्ट्री है. ठीक है, चलिए ये चीज आपको, अब कल का ये चीज क्या होगी? हमारी रिकैप होगी. अब हम पढ़ेंगे कि हाउ वी कैन मैन्युफैक्चर एसिड्स एंड बेसिस. इसके बहुत सारे तरीके होते हैं. ठीक है, बहुत सारे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ. क्या लेके आई हूँ? मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन. ठीक है, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन. ठीक है, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन लेके आई हूँ, या फिर इन्हें मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एसिड्स एंड बेसिस भी कह सकते हैं. तो एक एक करके हम देखते हैं. सबसे पहले हम एसिड की मैन्युफैक्चरिंग देख रहे हैं. एसिड की मैन्युफैक्चरिंग हम कैसे कर सकते हैं? सबसे पहला तरीका है किसी भी नॉन मेटल की ऑक्साइड को ले लो. नॉन मेटल आप समझ गए? नॉन मेटल क्या होते हैं? जो कि मेटालिक कैरेक्टर शो नहीं करते, जैसे कि सल्फर हो गया, फॉस्फोरस हो गया. ठीक है, या फिर अपन कार्बन ले लो. ठीक है, ये सारे क्या है? नॉन मेटल्स है. तो नॉन मेटल की ऑक्साइड को जब आप वाटर से ट्रीट करते हैं तो वो क्या बना लेते हैं? एसिड्स बनाते हैं. जैसे
सल्फर डाइऑक्साइड को अगर मैंने वाटर से ट्रीट किया है तो उसने H2SO3 दिया है। ये क्या है? सल्फोनिक एसिड है। कौन सा एसिड है? सल्फोनिक एसिड है। वहीं अगर मैंने SO3 की ऑक्साइड को, ठीक है, सल्फर ट्राइऑक्साइड को पानी के साथ ट्रीट किया है तो वो H2SO4 बनाएगा। ये होगा सल्फ्यूरिक एसिड। कौन सा एसिड है? सल्फ्यूरिक एसिड है। ठीक है, जिसे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को वाटर से ट्रीट किया इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन गैस के साथ में, तो ये क्या बन गया? HNO3, यानी इस एसिड को कहते हैं नाइट्रिक एसिड। ठीक है, तो नॉन मेटल ऑक्साइड्स जो होती हैं वो हमेशा हमें पानी के साथ मिलानी पड़ती हैं, तब हमारा क्या फॉर्म होता है? एसिड फॉर्म होता है। ठीक है, तो इस वजह से हम ये भी मान सकते हैं कि जो नॉन मेटल ऑक्साइड्स होती है ना, ये हमेशा एनहाइड्रस होती है। ठीक है, एसिड एनहाइड्रस मतलब इनके पास कभी भी पानी जो आप देखेंगे ना, ये पानी के साथ नहीं पाई जाती है। ठीक है, ये एसिड एनहाइड्रस होती है। ओके, चलिए, तो इसके आगे आप अपन दूसरी देखेंगे। दूसरी रिएक्शन क्या है? हाइड्रोजन एंड हेलोजन। हाइड्रोजन को, अच्छा हेलोजन क्या होते हैं? ग्रुप 18 के एलिमेंट। पीरियोडिक टेबल में एक लाइन देखेंगे आप जो 18th नंबर पे है, दैट इज ग्रुप 18। ठीक है, उसमें आता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है, तो हेलोजन को, हेलोजेंस जो रहते हैं वो रहते हैं ग्रुप 18। ग्रुप 18 में जितने एलिमेंट हो, ग्रुप क्या होते हैं? ग्रुप होते हैं ऊपर से नीचे वाली चीजें। जैसे पीरियोडिक टेबल पूरी बनी हुई है, मान लीजिए ये मेरी पूरी पीरियोडिक टेबल बनी हुई है, ठीक है, तो इसमें ऐसे एक सीधे सीधे वर्टिकल कॉलम ये हमारे हैं और ये हमारी रोज है। ठीक है, रोज एंड कॉलम्स है। तो जब आप ऊपर से नीचे देखेंगे, ठीक है, ऊपर से नीचे एक रो जो है हमारी, उस रो को हम क्या करेंगे? दैट इज कहेंगे ग्रुप। क्या कहेंगे? ग्रुप। तो 18th नंबर पे जो आपको ग्रुप मिलेगा ना, वो ग्रुप कहलाता है हेलोजन। वो क्या कहलाता है? हेलोजन, यानी उसके अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे वो होंगे हेलोजन। तो ग्रुप 18 के एलिमेंट्स को हम हेलोजन कहते हैं। ग्रुप 18 के हेलोजेंस को हम एक सिंगल टर्म एक्स से डिनोट करते हैं, यानी अगर हम कहीं पे भी एक्स लिखा हुआ है तो उसको हम क्या बोल रहे हैं? हेलोजन मान रहे हैं। ठीक है, एक्स एक कॉमन टर्म है किसके लिए? सारे हेलोजन के लिए। तो हम ये भी कह सकते हैं कि एक्स कैन बी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ठीक है, एक्स ये चारों चीजें में से कोई भी एक चीज हो सकता है। ठीक है, तो जब कभी भी मैं हाइड्रोजन को और हेलोजन को मिला देती हूँ तो भी मुझे क्या मिलेगा? एसिड मिलेगा। यानी फ्लोरीन को, क्लोरीन को, ब्रोमीन को और आयोडीन को किसी को भी मैं मिलाऊंगी तो मुझे क्या मिलेगा? दैट इज क्या मिलेगा? मेरा हेलोजन एसिड मिलेगा, एसिड ही मिलेगा। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन गैस को मैंने क्लोरीन गैस से मिलाया तो मुझे HCl की क्या मिली? गैस मिली, है ना? क्या मिली? गैस। और इस HCl गैस को जब मैंने वाटर से कंबाइन किया तो मुझे aqueous HCl मिला। HCl किस फॉर्म में बनी थी? गैसियस फॉर्म में। और जैसे उसे वाटर के साथ में मिक्स किया वो aqueous फॉर्म में HCl बन गया। HCl aqueous यानी जो पानी में ऑलरेडी क्या हुआ हो? घुला हुआ हो, है ना? तो ये चीज हमें समझ में आनी चाहिए कि हमारा हाइड्रोजन के साथ में अगर हम कोई भी हेलोजन कंबाइन करेंगे, मान लीजिए जैसे मैं यहाँ पे लिख दूं, यहाँ पे मैं लिख दूं हाइड्रोजन गैस और ब्रोमीन, ठीक है, आर कंबाइनिंग टुगेदर, तो दे विल फॉर्म HBr। HBr भी क्या है? एक हेलोजन एसिड है। ठीक है, क्या है? हेलोजन एसिड है। ठीक है, जैसे ये क्या है? ये कौन सा एसिड है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, है ना? ये हाइड्रोब्रोमिक एसिड है। कौन सा एसिड है? हाइड्रोब्रोमिक एसिड। तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए कि हाइड्रोजन और हेलोजन को हम मिलाएंगे तो हमें एसिड मिलेगा। तो कौन कौन से केसेस देख लिए हमने? 2 केसेस देखे। पहला केस था
नॉन मेटल ऑक्साइड को वाटर से मिलाया तो एसिड बन गया, हाइड्रोजन को हेलोजन से मिलाया तो भी क्या बन गया, एसिड बन गया। ठीक है, चलिए थर्ड केस देखते हैं। मेटालिक सॉल्ट, किसी भी मेटल का सॉल्ट, सॉल्ट क्या होता है, एसिड और बेस को मिलाने से सॉल्ट बनता है ना, 8th क्लास में पढ़ा था हमने कि व्हेनेवर वी कंबाइन एसिड विथ बेस इट फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। तो ऐसा सॉल्ट जिसके अंदर मेटल, ठीक है, एनी सॉल्ट विच कंटेन मेटल, और उसको हम सल्फ्यूरिक एसिड से क्या कर देते हैं, ट्रीट कर देते हैं, तो वो क्या बनता है, सॉल्ट एंड मोर वोलेटाइल एसिड। अब यहाँ एक नई टर्म निकल के आई जिसको अभी आप मुझसे पूछोगे तुरंत के तुरंत कि मैम व्हाट इज वोलेटाइल। वोलेटाइल मतलब क्या होता है, वोलेटाइल मतलब एनी थिंग्स विच कैन, मतलब इसके वेपर्स बन सके, फ्यूम्स बन सके, क्या बन सके, फ्यूम्स। ठीक है, ऐसा कोई भी सॉल्यूशन, ऐसा कोई भी लिक्विड जिसके फ्यूम्स बन सके, जो उड़ सके, जैसे कि अल्कोहल है ना। घरों में थिनर आता होगा, अगर कोई फर्नीचर का काम लगता है थिनर आएगा, या ऑयल पेंट के लिए थिनर का आता बॉक्स आता है, ठीक है, या फिर गर्ल्स तो सबके घरों में बहनें होंगी, मम्मी होंगी, नेल पेंट यूज होता होगा, तो एक वो नेल पेंट रिमूवर की बोतल आती है, ठीक है, उसको आप ओपन छोड़ दोगे तो अपने आप ऑटोमेटिकली बिना टेम्परेचर बढ़ाए भी वो अपने आप उड़ जाता है। क्यों, बिकॉज इट इज वोलेटाइल, जो फ्यूम्स बन के उड़ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर जब कभी भी हम मेटालिक सॉल्ट को कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से यानी H2SO4 से ट्रीट करेंगे तो वो सॉल्ट बनेगा, एक बनेगा सॉल्ट और दूसरा बन जाएगा नॉन वोलेटाइल एसिड। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं, जैसे NaCl है, Na यहाँ पर क्या है, मेटल है, ये क्या बन रहा है, हमारा सॉल्ट। NaCl को हमने पानी में घोला, एक्वस यानी पानी में घोला, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में उसको मिक्स किया, तो Na ने SO4 के साथ में रिएक्ट करिए, H2 को हटा दिया, डबल डिस्प्लेसमेंट है ना, तो यहाँ क्या बन गया, Na2SO4 बन गया, और H2 ने Na की जगह ले ली, यानी HCl हो गया, और HCl अभी हमने पढ़ा था पिछली वाली रिएक्शन में कि ये क्या बनाता है, फ्यूम्स बनाता है, गैस के फॉर्म में बनता है, तो यहाँ पर क्या बनेगा, फ्यूम्स बनेगी। सो हियर वी कैन से दैट कि HCl जो हमारा यहाँ पर बन रहा है, ठीक है, वो क्या किस फॉर्म में बन रहा है, वो हमारा फ्यूम्स के फॉर्म में बनता है, और मतलब वो हमारा लिक्विड के फॉर्म में है वहां पर। ठीक है, अब मान लीजिए मैं यहाँ पर KNO3 ले रही हूँ, K क्या होता है, पोटाशियम, पोटाशियम नाइट्रेट। ठीक है, पोटाशियम नाइट्रेट को मैंने सल्फ्यूरिक एसिड से ट्रीट किया, तो पोटाशियम ने H2 को अपनी जगह से रिमूव कर दिया, डबल डिस्प्लेसमेंट, और H2 ने K को अपनी जगह से रिप्लेस कर दिया, तो K2SO4 हो गया और HNO3 हो गया। HNO3 के भी फ्यूम्स होते हैं, ठीक है, ये भी अगर आप कभी भी लैब में जाने का मौका मिले और HNO3 की कॉन्सेंट्रेटेड वाली बोतल, जो कॉन्सेंट्रेटेड होती है, वो बोतल खोलने का मौका मिले तो देखना उससे वेपर्स निकलती है। लड़कों को तो ऐसे ही मैम नहीं लेके जाएंगी, या मैम या सर जो भी है आपके स्कूल में लैब के अंदर, क्योंकि उन्हें पता है लड़के अगर वहां गए तो एक ना कुछ कांड हुआ है ना, तो फिर भी अगर मौका पड़े और आपको आपका टीचर दिखाए तो HCl की बोतल में से फ्यूम्स निकलते हैं और HNO3 की बोतल में से भी फ्यूम्स क्या होते हैं, निकलते हैं। अब मेटल और ऑक्सीजन दोनों को मिलाने पर मेटल ऑक्साइड बनती है, जो कि क्या होता है, बेस होता है। अभी तक हमने 3 केसेस पढ़े किसके, एसिड के, है ना, अब हम पढ़ेंगे बेस के। मेटल और ऑक्सीजन को मिलाने से मेटल ऑक्साइड बनता है जो कि बेस होता है, जैसे कि Na+O2 Na2O, Mg+O2 MgO, ये क्या है, ये दोनों बेसिक है, यानी मेटल की कोई भी ऑक्साइड होगी, मेटल ऑक्साइड्स आर ऑलवेज बेसिक। ठीक है, मेटल ऑक्साइड्स आर ऑलवेज बेसिक। ठीक है, अब मेटल और वाटर जो है, मेटल और वाटर को अगर हम मिलाते हैं तो ये क्या बनाएगा, हाइड्रोक्साइड बनाएगा, क्या बनाएगा, हाइड्रोक्साइड, यानी कि OH, और कल हमने पढ़ा था कि जिसमें OH नेगेटिव होता है वो बेसिस होते हैं, है ना, तो जिसे यहाँ पर जिंक और H2O में बना, तो यहाँ ZNO और H2 बन गया, यानी कि ये क्या हो गई, एक तो बेसिक हो गया और हाइड्रोजन गैस क्या हो गई हमारी, रिलीज हो गई। ठीक है, अगर हाइड्रोक्साइड बनेगा किसी केस में, जैसे अगर हम इसी में एक
रिएक्शन देख लेते हैं जो आपने पहले पढ़ी हुई है, मैंने पढ़ाई है हमारे पुराने वाले केमिस्ट्री चैप्टर में। जैसे Ca में आपने O मिलाया O2, तो क्या बन गया वो 2CaO बन गया, ठीक है। और CaO में आपने क्या मिलाया H2O मिलाया, तो क्या बन गया वो CaOH होल ट्वाइस। ये क्या है हाइड्रोक्साइड यानी कि बेस। क्या है बेस। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि कभी भी अगर हम मेटल को वाटर से बनाएंगे तो बन जाएगा ऑक्साइड, और ऑक्साइड को वाटर से मिलाएंगे तो बन जाएगा हाइड्रोक्साइड। अगर पानी ज्यादा होगा तो वो हाइड्रोक्साइड बना लेगा, ठीक है। चलिए फिर अपन नेक्स्ट प्रिपरेशन पे चलते हैं। अगर फ्यू मेटेलिक ऑक्साइड को वाटर के साथ में ट्रीट करो तो क्या बना लेगा एल्कली बना लेगा। मैंने बताया था Na2O को H2O के साथ में मिलाया NaOH बन गया, CaO को H2O के साथ में मिलाया CaOH बन गया, MgO को H2O के साथ में मिलाया MgOH होल ट्वाइस बन गया, ठीक है। ये क्या है, ये सारे हैं बेसिक्स, ठीक है, बेसिस। ओके, अब अमोनिया को वाटर से मिलाया तो अमोनिया NH3, ठीक है। वाटर होता है H2O, थोड़ा सा इसको डिटेल में पढ़ा रही हूँ, ठीक है। H2O दो पार्ट में टूटता है, मैंने कल बताया था, H पॉजिटिव आयन के फॉर्म में और OH नेगेटिव आयन के फॉर्म में। तो H पॉजिटिव आयन जब यहाँ एक्सेप्ट होता है तो अमोनिया H4 पॉजिटिव का आयन बन जाता है, यानी एक H पॉजिटिव इसमें एक्स्ट्रा ऐड हो गया। और जो चीज हाइड्रोजन का आयन एक्सेप्ट करती है वो क्या बनती है, जो एक्सेप्ट करती है वो होती है बेस। क्या होती है बेस। तो इसने एक्सेप्ट कर लिया तो ये बेस हो गया, और प्लस इसमें देखिए OH भी जुड़ गया, तो OH जुड़ने की वजह से भी क्या हो गया, ये बेसिक हो गया। तो इस दोनों ही कंडीशन में ये क्या बन जाता है, एक बेस बन जाता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस। तो ये आपने कुछ मेथड पढ़े जिससे हम बेस बना लेते हैं। हमने एसिड के कौन कौन से मेथड पढ़े। एसिड में पहले नॉन मेटल ऑक्साइड को वाटर से मिला दो तो एसिड, हाइड्रोजन को हेलोजन से मिला दो तो एसिड, अगर मेटालिक सॉल्ट को सल्फ्यूरिक एसिड से मिला दो तो सॉल्ट और एक वोलेटाइल एसिड। अब यहाँ बेसिस स्टार्ट हो गए, मेटल ऑक्सीजन मेटल ऑक्साइड बेस, मेटल वाटर मेटल ऑक्साइड हाइड्रोजन, ठीक है, या फिर एल्कली जो कि अपन नेक्स्ट स्टेप में पढ़ने वाले हैं। फ्यू मेटालिक ऑक्साइड को वाटर से मिला दो तो एल्कली बन जाता है नेक्स्ट स्टेप, और अमोनिया और वाटर को मिला दो तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है जो कि एक बेस है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि ये इन सारे मेथड से आप एसिड बेस बना सकते हो। ये रिएक्शन कॉमनली एग्जाम्स में आ जाती है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे रिएक्शंस ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, ठीक है। इन एसिड्स और बेसिस को आज हम डिटेल में पढ़ेंगे कि अब इनकी रिएक्शंस क्या होती है। अभी तक हमने क्या सीखा था, अभी तक हमने सीखा था कि हम इन्हें बनाएंगे कैसे, ठीक है, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन पढ़ी थी हमने। पर अब हम पढ़ेंगे कि इन्हें जब हम किसी और चीज के साथ में क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे, तो वो कैसा रिएक्शन शो करेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहली रिएक्शन से। पहली रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस विथ मेटल। पहला क्या है, मेटल के साथ में हम बना रहे हैं। मेटल के साथ में देखते हैं क्या होगा। जब कभी भी आप एसिड को किसी भी मेटल के साथ में, एक्टिव मेटल कौन कौन से होते हैं, जो हमारा केदारनाथ का महंगा आलू जरा फीका सा पड़ा है, ठीक है, यानी कि जो भी हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं उन्हें हम एक्टिव मेटल्स कहते हैं। तो कोई भी एसिड किसी एक्टिव मेटल के साथ में मिलेगा तो वो सॉल्ट बनाएगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा और साथ ही में प्रोड्यूस होगी हीट, यानी कि टेस्ट ट्यूब गर्म हो जाएगी। जैसे कि HCl के साथ में अगर मैग्नीशियम का आयन डाला तो MgH को रिमूव कर देगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, तो MgCl2 बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस ऑटोमेटिकली रिलीज हो जाएगी, और इसके साथ में जो चीज फॉर्म होगी वो होगी हीट। एसिड के रिएक्शंस में बहुत आसानी से हीट निकाली जा सकती है, ठीक है। वहीं अगर बेसिस की बात करें तो बेसिस में क्या होता है, बेसिस में NaOH जैसे है, उसको अगर हमने जिंक के साथ में ट्रीट किया तो इसने एक सॉल्ट बनाया, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, दैट इज Na2ZnO2, ठीक है, यानी कि हमारा ये एक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बना हुआ है।
अब ये जो सोडियम जिंकेट है, सोडियम जिंकेट को जब कभी भी हम हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी या किसी भी टेस्ट ट्यूब में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी तो बबल्स देखने मिलेंगे। इस वजह से जब कभी भी आप एक टेस्ट ट्यूब में मेटल लेंगे और उसमें एसिड डालेंगे, आपको विगरसली वहां से बबल्स निकलते दिखाई देंगे। ये बबल्स किस चीज के हैं, जिससे मैं इधर पे इसको ड्रॉ कर लेती हूँ। ये बबल्स किस चीज के हैं, ये हाइड्रोजन गैस के। आप देखें कॉपर में से नहीं निकल रहे बबल, क्योंकि कॉपर एक हाईली रिएक्टिव मेटल नहीं है। आपको अगर रिएक्टिविटी सीरीज ध्यान हो, केदार नाथ का महंगा आलू जरा फीका सा पड़ा है, क्यों? हाइड्रोजन से कम रिएक्टिविटी है कॉपर की, इस वजह से यहाँ पर आपको कोई भी बबल्स देखने के लिए नहीं मिल रहे हैं। जिंक, आयरन और एल्यूमिनियम में बबल देखने के लिए मिल रहे हैं। तो जो मोर रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करते हैं। अब जब कॉपर रिएक्टिव ही कम है हाइड्रोजन से, तो वो हाइड्रोजन को उनकी जगह से हटाएगा कैसे? जैसे मैं HCl और कॉपर मेटल को ट्रीट करूं, तो कॉपर के अंदर तो इतना पोटेंशियल ही नहीं है कि वो हाइड्रोजन को उसकी जगह से हटा दे, तो वहां पे रिएक्शन होगी ही नहीं, और जब रिएक्शन होगी नहीं तो बबल्स भी वहां से इवॉल्व नहीं होंगे। इस वजह से कॉपर इधर पे रिएक्शंस नहीं शो करता है किसी भी एसिड के साथ में, ठीक है। तो यहाँ एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक में आप देखिए बबल्स इवॉल्व हो रहे हैं। ये किसके बबल्स हैं? हाइड्रोजन गैस के बबल्स हैं। मोर रिएक्टिव मेटल्स लेस रिएक्टिव एलिमेंट को वो क्या करते हैं? डिस्प्लेस कर देते हैं, और वहां पर क्या बन जाएगा? आपका एक सॉल्ट वहां पर फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट रिएक्शन कौन सी है? रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट। मेटल के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ में। कार्बोनेट क्या होता है? CO3, ठीक है। ये क्या है? ये है कार्बोनेट, ठीक है। क्या है? कार्बोनेट है। और बाइकार्बोनेट क्या होता है? अच्छा, CO3 की वैलेंसी कितनी होती है? इस पे चार्ज होता है -2 का। कितना होता है? -2 का। और जो बाइकार्बोनेट होता है वो होता है HCO3। इसमें एक ही माइनस का चार्ज होता है, यहाँ पे 2 चार्ज है, इस तरह पे 1 चार्ज है, ये होता है बाइकार्बोनेट, ठीक है। तो जब कभी भी एसिड या फिर एसिड कभी भी मेटल कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ में रिएक्ट करता है, तो वहां पर आपको कॉमनली देखने के लिए मिलेगा कि सॉल्ट बनेगा, वाटर बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व होगी। यहाँ पर क्या हो रहा था? यहाँ पर सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही थी। यहाँ सॉल्ट भी बनेगा, वाटर भी बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड भी इवॉल्व होगी, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर अगर मैं देखूं, HCl CaCO3 के साथ में रिएक्ट कर रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट के साथ में रिएक्ट कर रहा है, तो डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ। कैल्शियम ने हाइड्रोजन को हटा दिया, हाइड्रोजन ने इधर पर उसको क्या कर दिया? रिमूव कर दिया, यानी कि यहाँ पर एक ऑक्सीजन को उसने टेक कर लिया। तो ये क्या हो गया? हाइड्रोजन कैल्शियम क्लोराइड हो गया। ये 2 हाइड्रोजन ने एक ऑक्सीजन को लेकर यहाँ से बाहर निकल गए तो वाटर बना लिया, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो गई? रिलीज हो गई। जैसे ही H2SO4 को अगर MgHCO3, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, HCO3 दिख रहा है ना, ये बाइकार्बोनेट है। तो जब सल्फ्यूरिक एसिड मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के साथ में रिएक्ट करता है तो वो बनाता है मैग्नीशियम सल्फेट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। बैलेंस आप खुद कर सकते हैं, बट जनरल फॉर्मूला यही रहेगा कि अगर एसिड रिएक्ट्स विद मेटल कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट तो इट फॉर्म सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड के एफरवेसेंस इवॉल्व होंगे। अगर आपको ये टेस्ट करना है कि हाइड्रोजन रिलीज हुई है या कार्बन डाइऑक्साइड, तो आप जनरली यहाँ पर एक यू शेप की ट्यूब लगा सकते हैं, ठीक है। इस यू शेप के ट्यूब को हम डाल देंगे यहाँ पर लाइम वाटर में। किस में डालेंगे? लाइम वाटर में। लाइम वाटर यानी चूने का पानी, ठीक है। तो जैसे ही आप इधर पे आप इसको लाइम वाटर में डालोगे, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो जैसे ही लाइम वाटर से जाएगी तो यहाँ पर वो क्या हो जाएगा? ट्रांसपेरेंट सा लिक्विड मिल्की हो जाएगा। मिल्की क्यों होगा? क्योंकि वो कैल्शियम कार्बोनेट बना लेगा। अभी कैल्शियम ऑक्साइड जो था ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, वो क्या होगा? आपका कैल्शियम कार्बोनेट में फॉर्म हो जाएगा। तो इस वजह से जब कभी भी कार्बन डाइऑक्साइड का आपको टेस्ट लगाना हो कि ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली या हाइड्रोजन,
तो आप इसको लाइम वाटर से पास करवा दीजिए, जो भी गैस बनी है उसको हम लाइम वाटर से पास करा देंगे। अगर लाइम वाटर मिल्की हो जाता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड थी, अगर मिल्की नहीं होता है तो वो कोई और गैस भी हो सकती है, ठीक है। थर्ड रिएक्शन, रिएक्शन ऑफ एसिड विथ बेस, ये इजी है। एसिड को बेस के साथ में मिला दो तो सॉल्ट और वाटर बन जाता है रिस्पेक्टिव। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। मैं जैसे कि H2SO4 और MgO को मिलाया, अब यहाँ पर क्या होगा, मैग्नीशियम हाईली रिएक्टिव मेटल है, डबल डिस्प्लेसमेंट करेगा। मैग्नीशियम ने हाइड्रोजन को रिमूव किया, हाइड्रोजन ने मैग्नीशियम की जगह ले ली, MgSO4 और वाटर। HCl और MgOH सेम, मैग्नीशियम हाईली रिएक्टिव, इसकी जगह ले ली तो MgCl2 हो गया और H2O वहां पे बन गया। बेसिस जो रहते हैं, बेसिस के साथ में रिएक्ट करके ये हमेशा क्या बनाएगा, सॉल्ट और वाटर बनाएगा। अब जो मेटल ऑक्साइड्स होती हैं वो कैसी होती हैं, बेसिक, पर जो नॉन मेटल ऑक्साइड होती हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड्स होती हैं वो कैसी होती हैं, एसिडिक, ठीक है। तो बेसिस को जब आप नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ में ट्रीट करोगे तो वो सॉल्ट और वाटर बनाएंगे, जैसे NaOH और CO2, Na2CO3 और वाटर, ठीक है। तो रिएक्शन ऑफ एसिड बेस जब कभी भी आप करोगे तो वहां पर सॉल्ट बनना कंपलसरी ही है, वहां पर सॉल्ट बनेगा ही बनेगा। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट कर रहा है स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में तो वहां पर आप देखेंगे कि एक अच्छा सॉल्ट आपको, मतलब एक स्ट्रॉन्ग सॉल्ट आपको देखने के लिए वहां पर मिलेगा। इस स्ट्रॉन्ग वाले कॉन्सेप्ट को अपन अगली क्लास में करेंगे, ठीक है, सो दैट आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। आई होप आज के रिएक्शंस आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। जितने एग्जाम्पल्स आप देखेंगे उन रिएक्शंस के उतने ज्यादा आपको चीजें ध्यान होंगी। अब आपको करना क्या है, आपको ये सारे रिएक्शंस को बार बार लिख कर देखना है। जितना आप लिखोगे उतनी प्रैक्टिस होगी, उतनी दिमाग में चीजें बैठेंगी, क्योंकि अगर आप याद करने बैठोगे तो वैसे याद आपको होने नहीं वाला है, क्योंकि इतने सारे मेटल्स है, इतने सारे कंपाउंड्स, इतनी सारी रिएक्शंस है, ऐसे याद नहीं होगी। जितना आप लिख के ट्राई करोगे, जितना आपके दिमाग में चीजें बैठेंगी कि किसका क्या फॉर्मूला है, आप ऑटोमेटिकली सीखोगे। तो उसके लिए आपको लगेगी प्रैक्टिस, और आज अगर अभी आप स्टार्ट करोगे तो आप अगले साल तक प्रॉपरली सारी चीजें सीख जाओगे। तो आप इसको लिखकर ट्राई करेंगे, ठीक है। टिल देन कीप लर्निंग, हैव अ ग्रेट डे अहेड।